यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। डियर स्टूडेंट्स, इतिहास के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को आज हम प्रारंभ करेंगे। तो इस पाठ के अगर हम लर्निंग आउटकम की बात करें तो इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे, इसकी बात हम पहले कर लेते हैं। इस पाठ के दौरान हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, निरंकुशवाद क्या होता है, किस प्रकार से यूरोप में यह भावना फैली कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ, किस किस देश ने कैसे कैसे कब उनमें क्रांतियां हुई और किस प्रकार से वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। इसके अलावा हम विभिन्न विचारकों के इसके विषय में विचार भी जानेंगे और किन प्रतीकों का प्रयोग करके राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, इसके विषय में भी हम जानेंगे। इसके अलावा तत्कालीन घटनाओं, वहाँ के सम्राटों या किसका शासन था उस समय, इनके विषय में भी हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे कि जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला उस समय वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यह भावना या विचारधारा जिसके द्वारा जनता में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एकीकरण का उदय हो। यानी का मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर राजनीति, सामाजिक व आर्थिक एक अपने राष्ट्र को विकास करने के लिए एक हों, उनके जो आपस में मतभेद हैं उनको भूलकर अपने देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए एक हो जाएं। तो ऐसी भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद की भावना को जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है कि इनके द्वारा ये हमारे एकता के सूचक होते हैं। जैसे अपना देश का हम उदाहरण लेते हैं, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको देखकर चाहे जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे केरल में रहने वाला व्यक्ति हो, कोई भी भारतीय है उसके दिल में सम्मान का भाव प्रकट होता है। ठीक है जी। इसी प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ये हमें एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सभी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बात करें सबसे पहले कि सब जो पहले पाठ में यूरोप ही क्यों लिया गया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो ये पाठ है, यूरोप को लेने का एक कारण यह है कि यूरोप के जो देश हैं, यदि आधुनिकता का बात करें हम, तो आधुनिकता में मॉडर्नाइजेशन जब से हुआ है हमारे विश्व का, उसमें यूरोप की एक अग्रणी भूमिका रही है। आप सभी जानते हैं औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में आई। यूरोप में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई पिछड़ापन नहीं आया, भेदभाव नहीं था, वहाँ पर भी लोग विभिन्न प्रकार के भेदभाव करते थे। लेकिन जब उन्होंने यह जाना कि अब हमें कच्चे माल के लिए दूसरे स्थानों पर जाना है, दूसरे देशों पर जाना है, तो उनको यह पता चला गया इसके लिए हमें पहले सब आपस के मतभेदों को बुलाना होगा। जिस परिवार में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिस परिवार में आपस में कलह होगी वो किसी दूसरे परिवार के खिलाफ एकजुट खड़ा नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने पहले अपनी कलह को बुलाया, या ऐसा कहें कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ और उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में अपने देश के विकास के लिए सभी ने कार्य किए। आपने देखा होगा कि जब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इतिहास में, भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आपने पढ़ा होगा कि विभिन्न जो कंपनियां थी वो कोई गवर्नमेंटल नहीं थी, राजाओं के द्वारा भेजी गई नहीं थी। माना कि राजाओं से उन्होंने हस्ताक्षर लिए थे या राजाओं से अनुमति ली थी, लेकिन सरकार को उन्होंने टैक्स दिया था अपने अपने यहाँ की सरकार को। जिस देश की सेना ने, जिस देश के राजा ने उनका ज़्यादा सपोर्ट कर लिया वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। यदि आप फ्रांस के भारत में हारने के कारण यदि आप पता करें, जो भारत में फ्रेंच जो कंपनी थी वो कब्जा नहीं कर पाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर पाई, तो आप उसके पीछे क्या देखेंगे? आप उसके पीछे देखेंगे कि फ्रेंच की जो कंपनी थी उनको उनके देश फ्रांस से इतनी हेल्प नहीं मिली जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की रानी से या राजा से, जो भी उस समय शासक थे, उनसे मिली थी। ठीक है जी। तो यह देश के विकास के लिए, तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की बात क्यों की गई है पहले पार्ट में।
आगे बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो 19वीं सदी के मध्य के पहले यूरोपीय देश उस रूप में नहीं थे जिस रूप में आज हम उन्हें जानते हैं। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के वंशानुगत साम्राज्यों का राज हुआ करता था। ये सभी राजनीतिक शासक थे जिन्हें अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण हुआ करता था। उस काल में तकनीकी में कई ऐसे बदलाव हुए जिनके कारण समाज में आए बदलाव ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। ये सारी वही बात कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ ही नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जब भी विश्व की प्रमुख क्रांतियों की बात की जाती है तो फ्रांस की क्रांति का उसमें एक प्रमुख स्थान रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति प्रारंभिक क्रांतियों में से एक थी और इसने राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया था। लेकिन नई विचारधारा को जड़ जमाने में लगभग 100 साल लग गए। इसकी परिणति के रूप में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। यही सिलसिला यूरोप के अन्य भागों में भी चलने लगा। 20वीं सदी के शुरुआत में आते आते विश्व के कई भागों में आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था से यहाँ पर तात्पर्य है, आप देखते हैं आज विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र या प्रजातंत्र है जिसमें प्रजा अपने शासक को चुनती है। तो इसकी जड़ें कहाँ से जमनी शुरू हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यह हुई फ्रांसीसी क्रांति से। तो बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। इसे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति भी कहते हैं। इस क्रांति के कारण फ्रांस की राजनीति व संविधान में कई बदलाव किए गए। सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से एक ऐसी संस्था को किया गया जिसका गठन नागरिकों के द्वारा किया गया था। उसके बाद ऐसा माने जाने लगा कि फ्रांस के लोग आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे। तो यानी जो शासन था उस समय तक, जो शासन था वो बूर्बो राजवंश के हाथ में था। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। और लुई 16वां उस समय शासक था। तो वो वंशानुगत थे, यानी वंश के अकॉर्डिंग उनके शासन बदलते रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो शासन आ गया किसके हाथ में आ गया? जनता के द्वारा गठित की गई संस्था के हाथ में। अब बात करते हैं राष्ट्र की भावना की रचना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कैसे राष्ट्र की भावना की रचना की गई या राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया गया, उसके लिए क्या क्या काम किए गए, इसके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान के समान अधिकार प्राप्त हो। जैसे हमारे यहाँ भारत को भारत माता कहते हैं, उसे अपनी मातृभूमि कहते हैं। तो इससे क्या है, हमें माता की तरह उसका सम्मान करना चाहिए, उसके लिए एकजुट रहना चाहिए, उसके सम्मान पर कोई आँच आए। तो इस प्रकार से वो क्या कहते थे? पितृभूमि। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे, मैंने क्लास में भी इस बारे में काफी बता दिया था। दूसरा, राष्ट्रीय प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि तिरंगा था, यानी ट्राई कलर वहां पर भी अपनाया गया। नंबर 3, स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुति व गीत बनाए गए, शपथ ली गई, शहीदों को नमन किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए। फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। बाहर में मापन की एक मानक पद्धति बनाई गई। क्षेत्रीय भाषाओं को नेपथ्य में धकेला गया और फ्रेंच भाषा की राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो वहाँ की स्थानीय भाषा थी उनके विकास पर जोर न देकर फ्रेंच भाषा के विकास पर जोर दिया गया, जिससे सभी एक सूत्र में बन सकें। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की यूरोप के अन्य भागों में तानाशाही को समाप्त करना और वहां राष्ट्र की स्थापना करना फ्रांस के लोगों का मिशन होगा और वो ऐसे देशों की हेल्प करेंगे जो अपने राष्ट्रवाद जहां पर विकास हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा है। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति का यूरोप के अन्य भागों पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के कई शहरों के लोग पूरी तरह प्रभावित हुए और जोश में आ चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों, छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। उनकी गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा अतिक्रमण का रास्ता साफ कर दिया। 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के एक बड़े भूभाग पर घुसपैठ कर ली थी। इस तरह फ्रांस की सेना ने अन्य देश में भी राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम किया। जैकोबिन क्लब के मीनिंग की यदि हम बात करें तो ये संविधान के मित्र समाज के इसकी मीनिंग होता है। इसका मतलब ऐसे क्लब या ऐसे संगठन जो संविधान व समानता व स्वतंत्रता ऐसे विचारों के पोषक थे और इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।